नमस्कार, द रेड माइक दुनिया की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हमारे साथ हैं हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर सौरभ कुमार शाही और हम बात करेंगे जो बाइडेन के फैसले, जिसमें उन्होंने बहुत जद्दोजहद के बाद और अंदरूनी संघर्ष के बाद ये जब फैसला लिया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और कमला हैरिस को उन्होंने ये बोला कि भाई आप लड़ जाइए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इसको लेकर के प्रतिक्रिया क्या आई है बोथ इनसाइड डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन से। अ, कल रात के अपने प्रोग्राम के बाद क्योंकि वहाँ तो दिन ही हो रहा था, तो जाहिर है कि उसके बाद ही सारे रिएक्शंस जो हैं मोस्टली आए हैं। तो जो अभी तक जो रिएक्शन दिख रहा है, चाहे वो जो डेमोक्रेट पार्टी के जो सीनेटर्स हों या जो कांग्रेसमैन हैं या उनके गवर्नर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कॉकसेस हैं, उससे ऐसा दिख रहा है कि एक साई ऑफ रिलीफ लोगों में है कि बाइडेन जो है उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। एक अंदर तो आवाज बहुत पहले से उठी रही थी, लेकिन ये भी था कि बहुत लोग खुल के सामने नहीं आना चाहते थे कि मतलब वो कहीं ऐसा ना हो कि उनके लॉयल्टी को पार्टी स्ट्रक्चर जो है वो क्वेश्चन ना करने लगे। तो वो शायद ऑफ रिलीफ तो दिख रहा है, बहुत एविडेंट है। जो वीपी को उन्होंने नॉमिनेट किया है, उसमें अभी तक जैसा लग रहा है कि कोई स्ट्रक्चर्ड ऑपोजिशन नहीं है उनके नॉमिनेशन को लेकर। यानी एक आम सहमति बनती सी दिख रही है अमंग द डेमोक्रेट्स। एक आम सहमति बनती सी दिख रही है। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रोग्राम, क्योंकि वहां तो अब रात हो चुकी है, तो दिन के सारे एक्टिविटीज एक तरह से खत्म हो चुके हैं। जो डेलीगेट्स होते हैं उसमें टोटल 4000 में से 500 डेलीगेट्स ने अभी तक कंफर्मेशन दे दिया है कमला हैरिस के नाम, विच इज अ वेरी गुड स्टार्ट, क्योंकि इसमें कई वक्त लगता है। अभी 500 के आसपास लोगों ने दे दिया है। डेमोक्रेट पार्टी की मेजॉरिटी है सीनेट के अंदर में, जिसमें कि 47 सीनेटर्स डेमोक्रेट पार्टी के हैं और 4 इंडिपेंडेंट सीनेटर्स हैं जो कॉकस करते हैं उनके साथ, यानी 51। तो 100 में मेजॉरिटी है, 51 की मेजॉरिटी है। उसमें से 27 सीनेटर्स ने ऑलरेडी इंडोर्स कर दिया कमला हैरिस को। तो अगर आप 51 के हिसाब से देखें तो क्लियर मेजॉरिटी हो गई, अभी ही हो गई, मतलब फर्स्ट हाफ डे में ही मेजॉरिटी मिल गई है। कांग्रेसमैन के नंबर्स ऑफ कोर्स ज्यादा हैं, लेकिन कांग्रेस में माइनॉरिटी में है डेमोक्रेट पार्टी। तो वहां पे भी बड़ी तादाद में जो है वो एंडोर्समेंट्स ऑलरेडी आ चुकी है। इनफैक्ट कांग्रेसमैन में भी मेजॉरिटी जो है एंडोर्समेंट अभी ऑलरेडी आ चुकी है। इसके अलावा जो डेमोक्रेट पार्टी में स्ट्रक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है वो होता है स्टेट हेड्स। जैसे हमारे यहाँ पार्टीज के स्टेट हेड होते हैं, वैसे वहाँ डेमोक्रेट पार्टी के 50 स्टेट्स जो हैं उसके हेड्स में ऑल 50 have already endorsed at the time of recording of this program। 50 में से 50 ने इंडोर्स कर दिया है। इसके अलावा जिन कुछ गवर्नर्स, स्टेट पार्टी चीफ से मुख्तलिफ पोजीशन है गवर्नर की, जो गवर्नर्स हैं जिन डेमोक्रेट स्टेट्स में, जिनमें से कुछ के बारे में ये तवक्को थी लोगों की कि ये हो सकते हैं रिप्लेसमेंट बाइडेन के, जिनसे ये तवक्को थी उसमें से मेजॉरिटी ने ऑलरेडी एंडोर्स कर दिया है कमला हैरिस। तो इस कहने का मुराद ये है कि ये इससे आप समझ सकते हैं कि एक द रैंक एंड फाइल ऑफ डेमोक्रेट पार्टी जो है वो बिल्कुल हैज कम बिहाइंड कमला हैरिस। मतलब ये इन ऑल लाइक्लीहुड अब ये चीज साफ है, अनलेस कोई बहुत एकदम आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज ना हो जाए, कि कमला हैरिस जो है वो डेमोक्रेट्स की तरफ से उनकी प्रेसिडेंशियल नॉमिनी जी होने जा रही हैं, यानी कि ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस। ये अब एक ऐसी लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है। अब इसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि रिपब्लिकन्स में इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? कल से क्या प्रतिक्रिया आई है जब से ये फैसला जो बाइडेन ने सुनाया? अच्छा, दो चीजें हैं। तो रिपब्लिकन, जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे कि जस्ट कम एज अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू उनके लिए, क्योंकि वो बाइडेन वाला तो स्लैम डंक समझ रहे थे। अब इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब ये अभी तक जो मुझे उनकी स्ट्रेटेजी दिख रही है उसमें ये है उनकी स्ट्रेटेजी कि किसी तरह जो बाइडेन के बैगेजेस हैं, जो उनके मिस्टेक्स हैं, उसको सैडल कर दो वीपी पे भी,
कि अगर आप ये कहते हैं कि ये टीम थी तो फिर गलती भी तो टीम की थी, उनका ये आर्ग्यूमेंट है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट 25 करके एक चीज हुई थी, जो ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट मानसिक या शारीरिक तौर पे जिम्मेदारी का निर्वहन करने को रेडी नहीं है तो वीपी उसको रिप्लेस कर देता है। तो अब रिपब्लिकन्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने वहां पे हाउस में ये अमेंडमेंट 25 प्रेजेंट कर दिया है। मतलब एक तो किसी प्राइवेट मेंबर ने कर दिया और वो रिपब्लिकन जो है बेसिकली दे आर टॉइंग विद द आइडिया कि कल वो इसको प्रेजेंट कर देंगे हाउस में, आस्किंग बाइडेन टू वकेट द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंसी, क्योंकि बाइडेन ने री-इलेक्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, प्रेसिडेंट तो हैं ही जनवरी तक, 16 जनवरी तक वो प्रेसिडेंट तो हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर ये हम अमेंडमेंट 25 पुश करते हैं और कहते हैं कि अगर बाइडेन ये कह रहे हैं कि वो शारीरिक तौर पे रेडी नहीं है इलेक्शन के लिए, तो इसका मतलब है कि शारीरिक तौर पे वो रेडी नहीं है प्रेसिडेंट का निर्वहन करने के लिए। तो उनका ये पैंतरा कह सकते हैं आप, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको प्रेजेंट करें और बाइडेन का हैंड फोर्स करें कि वो इस्तीफा दें और अभी ही वीपी जो है प्रेसिडेंट बन जाए, ताकि बाइडेन की गलतियां, बाइडेन के पॉलिसी मिस्टेक्स, वो सब हैरिस की गलतियां और फिर उसको आप टारगेट उस तरीके से करें इन द रन अप टू द इलेक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, तो आइडिया उनका ये है। कितना सफल होता है मुझे नहीं लगता कि नहीं, लेकिन अब कल का जो नोट था उनका, जो बाइडेन का, उसमें तो उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि भाई अपना मैं रिमाइंडर ऑफ द टर्म तो मैं करूंगा, बस मैं अगले चुनाव की तैयारी में नहीं, मैं उसमें उस मुकाबले में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो उन्होंने कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा है डाउट। हाँ, ऑप्टिक्स के लिए ये भी तो रिपब्लिकन्स ऑप्टिक्स के लिए कर रहे हैं। उनको पता है कि इसमें बहुत ज्यादा इस मोशन को प्रेजेंट करके कुछ आगे नहीं जाते, क्योंकि देखिए सीनेट में तो मेजॉरिटी है ना डेमोक्रेट की, तो कैसे पास होगा, तो मतलब ऐसे भी नहीं हो सकता ना। तो इसलिए वो लेकिन हाँ, एक अपने बेस को एनर्जाइज करने के लिए वो ये कर रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है और हम ये कोशिश करेंगे कि ये इन मिस्टेक्स को दोनों के ऊपर डालें और वहां से हम कैंपेन की शुरुआत करें कि बाइडेन हो चाहे कमाला हैरिस हो, इन दोनों के में कोई बहुत ज्यादा इनके पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कोई फर्क नहीं है। तो ये उनके तरफ, मतलब आप जो बाइडेन को एज एन इंडिविजुअल ना देखें, जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों को, जो 4 साल तक आप अभी तक बाइडेन को अटैक कर रहे थे, हाँ, उसको इन दोनों की विफलता की तरह आप प्रस्तुत करें। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये तो उनकी रणनीति हो गई, इस रणनीति को काउंटर करने की कोशिश भी डेमोक्रेट्स पूरी तरीके से कर रहे हैं। मुझे ऐसे नहीं लगता उनको जो बाइडेन से कोई दिक्कत थी, बस ये था कि उनको, डेमोक्रेट्स को ये लगने लगा था कि अगर ये दोबारा मुकाबले में गए तब तो ही स्टैंड्स नो चांस। लेकिन अब डेमोक्रेट्स अपने आप को एक मुकाबले में देख रहे हैं। हाँ, तो अब अच्छा एक और भी चीज है इसमें कि ऐसा ना लगे कि ये अनॉइंटेड है। देखें, हाँ, सिलेक्शन तो नहीं हुआ है ना, प्राइमरीज तो खत्म हो चुकी, कायदे से अनॉइंटेड ही है ना। लेकिन डेमोक्रेट्स भी ये अपने बेस को में ये ऑप्टिक्स वो भी सही करना चाहते हैं। उनको भी लगता है कि इसको अनॉइंटेड ना हो तो सिलेक्शन उस दिन हो जिस दिन रोल कॉल हो। ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इनका जिस दिन रोल कॉल होना, दो इसमें ऑप्शंस हैं। या एक ऑप्शन ये, ऑप्शन ए ये है कि अगस्त के पहले हफ्ते में एक रोल कॉल टाइप की चीज होगी और डिजिटल वोटिंग होगी। तो ये जो 4000 डेमोक्रेट रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसमें से 700 के करीब जिनको सुपर डेलीगेट्स कहा जाता है और करीब ये 32-3300 जो है वो डेलीगेट्स होते हैं, ये वोट करते हैं। फर्स्ट राउंड की वोटिंग में एक्चुअली सुपर, ये मैं थोड़ा सा बता दूं दर्शकों को इसमें फर्क क्या है। डेलीगेट्स वो हैं जो हर स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डेमोक्रेट पार्टी। सुपर डेलीगेट्स जो हैं ये वो इंपॉर्टेंट फिगर हैं डेमोक्रेट पार्टी के, जिन्होंने कभी ना कभी कोई बड़ा पोस्ट ओहदा जो है वो ग्रहण कर रखा था। आज उस ओहदे पे नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर सीनियोरिटी उनको एक तरीके से उनके वोट का वैल्यू ज्यादा, ठीक है, इनको सुपर डेलीगेट्स कहते हैं। डेमोक्रेट पार्टी का नियम ये है कि नया कैंडिडेट सेलेक्ट करने में जो फर्स्ट राउंड की वोटिंग होगी उसमें सुपर डेलीगेट्स जनरली वोटिंग नहीं करते हैं। कन्वेंशन है, कोई लॉ नहीं है, कन्वेंशन है। तो यानी उन 3200 व्हाटएवर 3300 में से ही आपको मेजॉरिटी लानी पड़ेगी, व्हाटएवर इज द नंबर। जो सुपर डेलीगेट्स हैं, अगर वो किसी को मेजॉरिटी नहीं आती है तो सुपर डेलीगेट वोट करते हैं, बिकॉज सी इज ऑलरेडी अ वाइस प्रेसिडेंट। सुपर डेलीगेट में he has a far more acceptance than among the delegates। जो मैंने भी 500 का नंबर आपको बताया था थोड़ी देर पहले, आप हैरान होंगे कि उस 500 में 280 डेलीगेट्स हैं और 220 सुपर डेलीगेट्स, यानी 700 में से
220 सुपर डेलीगेट्स ने ऑलरेडी इंडोर्स कर दिया, जबकि कॉरस्पॉन्डिंग नंबर जो है वो 3300 में 280 है फॉर द डेलीगेट्स। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि कोई विरोध कर रहा है, इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी दिखाना चाहती है कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है, अभी ये अनॉइंटेड नहीं होंगी, ये उस दिन रोल कॉल में पता चलेगा। अब ये देखिए कितना स्मार्टली कर रहा है। कुछ बड़े नाम ने इंडोर्स कर दिया है। कौन, किसने इंडोर्स किया है? बिल और हिलरी क्लिंटन ने इंडोर्स कर दिया है। हाउस प्रोग्रेसिव कमेटी, जो डेमोक्रेट की जो लेफ्टिस्ट विंग है, उसकी जो हेड है भारतीय मूल की प्रमीला जयपाल, इंडोर्स कर दिया है। प्रोग्रेसिव कॉकस ने इंडोर्स कर दिया है। ब्लैक कॉकस के हेड ने इंडोर्स कर दिया है। हिस्पैनिक कॉकस के हेड ने इंडोर्स कर दिया है, लेकिन कॉकसेस ने इंडोर्स नहीं किया। अब समझ रहे हैं यहाँ पे क्या ऑप्टिक्स चल रही है। उसके हेड ने इंडोर्स कर दिया है, लेकिन वो जो समूह ने, ग्रुप ने नहीं किया है। एक्सेप्ट फॉर प्रोग्रेसिव, उसके जो मेंबर्स है उन्होंने भी कर दिया है। जो इल्हान उमर है या ऑक्टावियो कॉर्टेज, ये सारी जो हैं, कोरी बुश, ये जो पूरा ग्रुप है, इन्होंने इंडोर्स कर दिया। अच्छा, बड़े नाम में जैसा मैंने आपको बताया कि क्लिंटन ने कर दिया है, उसके अलावा एलिजाबेथ वॉरेन ने कर दिया है, लेकिन ओबामा ने नहीं किया है। ठीक है, ओबामा कुछ दिनों बात करेंगे, ताकि ये लगे कि इसमें कुछ टसल चल नहीं रहा कुछ, लेकिन एक दिखाने की कोशिश है कि कुछ अंदर चल रहा है। मोर इम्पोर्टेंटली, जैसा मैंने आपको बताया कि मेजोरिटी ऑफ सीनेट डेमोक्रेट ने कर दिया, मेजोरिटी ऑफ कांग्रेसनल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेट जो उन्होंने कर दिया, लेकिन सीनेट मेजोरिटी लीडर चक शुमर और कांग्रेसनल हाउस माइनॉरिटी लीडर हकीम जाफरीज, इन दोनों ने नहीं किया। यानी अगेन यहाँ पे उल्टा है, कॉकसेस में हेड ने किया, कॉकस ने नहीं किया है। यहाँ मेंबर्स ने कर दिया, हेड ने नहीं किया। तो एक ये कोशिश, ये इसको डेमोक्रेटिक तरीका हम अपना रहे हैं, ये दिखाने की एक कोशिश चल रही है। ये इसलिए भी चल रही है कि किसी किस्म का कोई लीगल चैलेंज जो है रिपब्लिकन पार्टी ना करे। रिपब्लिकन पार्टी ये ना कह दे कि ये तो जी इलेक्शन हुआ ही नहीं, ये तो मतलब अनॉइंट कर दिया है। तो उसको भी एक दिमाग में, बहुत इंटरेस्टिंग, सुप्रीम कोर्ट में तो मेजॉरिटी कंजर्वेटिव जजेस की है, वो प्रो रिपब्लिकन फैसला दे सकते हैं ना, देने के उस पे है। तो इनको भी थोड़ा फूक के कदम उठाना पड़ रहा है। तो इस बाबत ये हुआ है अभी कि ये एक कह सकते हैं कि ऑप्टिकल एक कुछ हमारे आगे खेला जा रहा है। लेकिन आपको लगता है कि ये रिपब्लिकन्स को ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, या वो अपनी रणनीति उस तरीके से नहीं बनाएंगे? मैं समझ गया कि कोई मनोनीत ना लगे, कोई ऐसे ना लगे कि ला करके टपका दिया और उससे जुड़ी हुई जो लीगल चुनौतियां हैं उसमें ना फंस जाए। इस वजह से ये सारी चीजें प्ले आउट हो रही हैं। लेकिन क्या ये चीज रिपब्लिकन्स ने सोची नहीं होगी? क्योंकि उनकी रणनीति तो आप कह रहे हैं ये है कि अभी से ही इस्तीफा दें, ताकि जो बाइडेन पर वो अटैक या धावा बोल रहे हैं वो कमला हैरिस पर भी बोल। तो ये एक तरीके से डेमोक्रेट्स ने इसको प्रीएम्प्ट किया, क्योंकि मैं कह रहा हूँ बात 5-6 दिनों से चल रही थी। ये फॉर्मुलेशन पहले हुआ होता है। ये उनको अंदाजा हो गया होगा कि रिपब्लिकन्स मूव करेंगे कोर्ट में, तो रिपब्लिकन्स समझ रहे हैं, वो अपनी तरफ से प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी बस डेमोक्रेट समझिए। उनको रिपब्लिकन्स को तो जान रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे के उसको समझता है। ये उस तरह से है जैसे भारत को पता होता है कि आईएसआई का स्टेशन चीफ दिल्ली में कौन है, ठीक है, और पाकिस्तान को पता होता है आरएडब्ल्यू का स्टेशन चीफ कौन है, लेकिन फिर भी एक खेल चल रहा होता है। ठीक है, ये उसी तरह का है कि दोनों जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन एक खेल पीछे से चल रहा है, ताकि एक वो पर्देदारी जो है ना थोड़ी सी रहे। करेक्ट। ट्रंप का भी एक बयान आया कल, जिसमें उन्होंने क्रूकेड जैसे शब्दों का प्रयोग किया जो बाइडेन के लिए। वो भी यही कह रहे हैं कि भाई अभी इस्तीफा दो ना, आगे नहीं लड़ोगे तो क्या। तो आपको लगता है ये ट्रंप के लिए पर्सनली, मैं पूरे रिपब्लिकन की बात नहीं कर रहा, पर ट्रंप के लिए पर्सनली बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू था? क्योंकि कहाँ तो वो ये सोच रहे थे कि मेरे तो कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है, और अब जो है अब आपको एक्चुअली लड़ाई के हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, उनके लिए तो है ही है। दूसरा ये कि ट्रंप के साथ अब एक और जो मसला पेश आएगा वो ये आएगा, अनलाइक बाइडेन, अगर आप
कमला हैरिस जो है वो शी हैज अ गिफ्ट ऑफ गैप, वो जिंदगी भर तो वो प्रोसिक्यूटर रही हैं, तो बोलने का ही जिंदगी भर उन्होंने काम किया है ना। तो उनको आप डिबेट में इस तरह से मतलब रोल ओवर करके निकल नहीं जाता, जैसे कि जो बाइडेन को आपने पहली डिबेट में कर दिया, बिल्कुल आपने मतलब ऐसा मतलब रोल करके निकल गए। अभी और भी डिबेट्स होनी है। हाँ, अब तो होगी, लेकिन नेटवर्क चेंज हो जाएगा। अभी तक जैसे CNN पे हुआ था, अब कोई नया नेटवर्क पे ये होगा, क्योंकि कल ट्रंप ने ये बयान दिया है कि एक डिबेट और होनी चाहिए, और जाहिर है कि उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना वो पब्लिक में सही लगेगा नहीं, उनको लगेगा भाग रहे हैं। तो वो डिबेट भी होगी, पर प्रोबेबली नेटवर्क चेंज हो जाएगा। देखना है किस पे, मेरे ख्याल से फॉक्स पे होगा या किसी पे होगा, पर नेटवर्क चेंज होगा, पर डिबेट तो फॉक्स तो थोड़ा रिपब्लिकन पसंद नेटवर्क है, तो CNN डेमोक्रेट था, तो एक तरह से बैलेंस आउट यहाँ पे हो रहा है एटलीस्ट। कमला हैरिस के लिए ये भी कहा जाता है कि वो कभी कभार जो है वो नॉट फिलिबस्टरिंग, लेकिन वो शब्दों में या तो फंस जाती हैं या फिर उलझाने की कोशिश करती हैं। बोलती बहुत कुछ है, लेकिन उसका निचोड़ कुछ बहुत ज्यादा नहीं निकलता। तो देखें ना, यही तो आप उनकी हिस्ट्री में थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा ना। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ दर्शकों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अमेरिका में ना डेमोक्रेट पार्टी में बहुत सालों से ये डिबेट चल रहा है कि क्या अमेरिकन लेफ्ट, खैर अमेरिका में कोई लेफ्ट नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन खैर अमेरिका के हिसाब से जो लेफ्ट और डेमोक्रेट पार्टी ही है, तो अमेरिकन, उनका ये डिबेट है कि क्या अमेरिकन लेफ्ट वो कैंपस सेंट्रिक हो गया है, यानी वो जो यूनियन सेंट्रिक होने के बजाय क्या वो कैंपस सेंट्रिक हो। ये सिर्फ अमेरिका में नहीं, भारत में भी डिबेट चल रहा है। यहाँ पर भी आप लेफ्ट पार्टीज में एक जमाने में लीडर्स जो हैं वो ड्रॉ होते थे यूनियन से, आज ड्रॉ होते हैं कैंपसेस से। और लेफ्ट के बहुत बड़े कुछ जो आप कह सकते हैं थिंकर्स हैं, वो इस बात पे चिंता जताते रहे हैं कि ये किसी भी कंट्री के पॉलिटी के लिए ठीक नहीं है कि वहां की लेफ्ट में यूनियन को रिप्लेस करके कैंपस जो है उस पर हावी हो जाए। ठीक है, ये लेफ्ट के थिंकर्स ही कहते आए हैं, ये बड़े थिंकर्स ने ये बात कही है। तो अमेरिका में की डिबेट डेमोक्रेट पार्टी में आज तक चल रहा था, बाइडन से पहले। अब ये डिबेट क्यों चल रहा था? बाइडन से पहले सिंस 1984 एक भी डेमोक्रेट कैंडिडेट, मैं प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि कई कैंडिडेट हारे हैं बीच में, एक भी डेमोक्रेट कैंडिडेट 1984 के बाद ऐसा नहीं रहा है जो बाइडन से पहले जो आईवी लीग का प्रोडक्ट। अभी कैसी लेफ्टिस्ट पार्टी है जिसके जो सरबराह हैं वो आईवी लीग से ड्रॉ हो गया। तो ये जो धीरे धीरे वर्किंग क्लास वोट वहां पे जो राइट की तरफ शिफ्ट किया है ना, ये जो चला गया रिपब्लिकन में, उसके पीछे ये भी एक फैक्टर है जिसमें कि दिस इज नॉट अ राइट सिग्नलिंग। लोगों को ये लगता है कि जो आईवी लीग से आ रहा है वो तो बड़े कैपिटलिस्ट जो हैं उसके इंटरेस्ट को प्रिजर्व करेगा, हमारी बात क्यों करेगा। बाइडन ने वो तोड़ा, लेकिन बाइडन वो ऑल्सो सीन एज कि उनके लिए ये था कि भाई ये आईवी लीग के तो नहीं है, लेकिन ही इज कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ बिग बिजनेस। ठीक है, कमला हैरिस भी आईवी लीग से नहीं, ठीक है, लेकिन इनके साथ एक फायदा है कि अनलाइक बाइडन, इनके पास्ट के एक्शंस कुछ ऐसे रहे हैं जिसमें शी हैज टेकन ऑन सम ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेशंस इन अमेरिका एंड हैव फोर्स्ड देम टू पे रिपरेशंस। तो एक चीज जो है ये डेमोक्रेट पार्टी के लिए अच्छा है कि जो वर्किंग क्लास में एक सिग्नल जा रहा है कि अव्वल तो आईवी लीग की नहीं है, हार्वर्ड, यहाँ दर्शकों को कंफ्यूज नहीं होना, हार्वर्ड नहीं है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जो आपको पता है ब्लैक्स जो अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन है उनकी सबसे एलीट यूनिवर्सिटी मानी जाती है, डीसी में है। तो ये वहां से आई हैं, इन्होंने अपनी पढ़ाई वहां से की है, तो आईवी लीग का इन पे ठप्पा नहीं है। एंड अनलाइक बाइडन, इन्होंने एक्चुअली व्हेन शी वाज अ प्रोसिक्यूटर इन कैलिफोर्निया, वहां इन्होंने बड़े कॉर्पोरेशंस के अगेंस्ट में केसेस लाके $18 बिलियन उनको पे करने पे मजबूर किया। तो ये इनके साथ एक अच्छी चीज इनके कैंपेन में जाएगी। दूसरा ये कि कानूनी रूप से अब ट्रंप तो एक फेलन है, ठीक है, फेलनी के चार्जेस उन पे लगे हुए हैं, प्रूव हो गए, चार्जेस लगे हुए नहीं, सॉरी, ही हैज बीन डिक्लेयर्ड अ फेलन। और बाय प्रोफेशन इनका जिंदगी पहले ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर रही, उसके बाद अटॉर्नी जनरल, यानी ये प्रोसिक्यूटर रही। तो व्हाट शी विल ट्राई इज टू शी विल पिट दिस होल बैटल एज अ प्रोसिक्यूटर वर्सेस अ फेलो। ठीक है, एक क्रिमिनल वर्सेस एक
लॉयर हाँ, तो ये इसको पिट करेंगी, और इसी बिना पे जो डिबेट होगा आप देखिएगा उसमें इस चीज पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा। तो इसीलिए एक तो शी इज वेरी गुड एट स्पीकिंग, और जो आपने कहा हाँ, अ लॉट टू स्पीक बट नथिंग टू से, ये जो कहते हैं ना हम लोग, बोला बहुत कुछ पर कहा कुछ नहीं। हाँ, ठीक है, तो उसमें वो चैंपियन है, हाँ, क्योंकि वो आपको करना पड़ता है कोर्ट में ना, ये तो Correct. आपके काम का हिस्सा है। करेक्ट, तो वहां से वही है। तो हाँ, अब डिबेट में उसको वो यूज करेंगी ट्रम्प के अगेंस्ट में, हाँ, उस मेथड को यूज करेंगी जो ट्रम्प के लिए जो केक वॉक अभी दिख रहा था, हाँ, अब वो नहीं है। ये मुश्किलात पेश अच्छा, आएगी। दूसरी चीज है आपके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये यू आर नॉट डीलिंग विद अ मैन, आप एक महिला से डील कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। और दूसरी चीज, यू आर डीलिंग विद अ वुमन ऑफ कलर, हिलरी हाँ, क्लिंटन नहीं है नहीं ये, है, है ना? बिल्कुल, आप एक वुमन ऑफ कलर और वुमन उससे डील कर डील रहे हैं, कर रहे और वो भी मतलब वकील बैकग्राउंड। यानी आपको याद होगा जब पिछले प्राइमरी में जब ट्रम्प ने फर्स्ट प्राइमरी जो हुए थे उसमें अपने पार्टी के जो फीमेल्स थी, इन कंटेंडर थी, या इवन एक बार आपको याद होगा फॉक्स में जो जर्नलिस्ट थी जिन्होंने जो डिबेट करवा रहे थे उनको क्या क्या नहीं बोला था, मतलब हम तो रिपीट नहीं कर सकते यहाँ पे, वरना बैन हो जाएगा यहाँ वीडियो। तो उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, तो उससे क्या होता है ना, नंबर्स पे इफेक्ट पड़ता है। वो तो हिलेरी क्लिंटन इतनी हेटेड थी कि वो फर्क नहीं पड़ा, उतनी हेटेड ये नहीं है। अच्छा, एक और भी चीज है यहाँ पे इनके बारे में, कि एक वक्त इनका था 2000 आप कह सकते हैं 13 से लेके 17 के आसपास का एक वक्त था कमला हैरिस का, when she was projected as someone who was very tough on crime. अमेरिका में ना ये टफ ऑन क्राइम ना यूफेमिज्म है, ये यूफेमिज्म है कि कितने ब्लैक्स को आप जेल में रख सकते हैं कितने दिनों तक, समझ गया, ठीक है ना? तो लोग उसको टफ ऑन क्राइम कहते हैं, ठीक है, वो उसको यूज करते हैं। यहाँ पे इनकी जो छोटी बहन है माया, वो इनके एडवाइजर भी हैं, पर्सनली भी बहुत अच्छे संबंध हैं और एडवाइजर रही हैं। उन्होंने इस मुद्दे पे शायद उसने देखा हो कि फ्यूचर में ये नौबत आएगी प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने की, तो उनको मेलो डाउन किया कि ब्लैक्स में एक्चुअली ब्लैक होते हुए, हाफ ब्लैक होते हुए, इनके फादर जमैकन डिसेंट के थे, हाफ ब्लैक होते हुए इनका इनिशियल रिकॉर्ड जो था ब्लैक्स के अगेंस्ट में क्राइम वाले उसको लेके, क्योंकि आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन उस तरह का बना देते हैं कि आप क्राइम के साइकिल में फंस जाते हैं, तो वो इनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन इनकी बहन ने इनको मेलो डाउन करके, और पिछले 7-8 सालों में इसी वजह से ब्लैक कॉकस से इनको सपोर्ट की उम्मीद है, और इनफैक्ट एज सेड उनके हेड ने ऑलरेडी कर दिया, और जो बाकी कॉकस भी है वो भी उम्मीद है, वो इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि वो दिखाना है कि इलेक्शन है, वरना वो अभी आज हो जाता। तो एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी, कल हम लोग बात कर रहे थे कि जो पोल्स क्या कह रहे हैं, तो कुछ पोल्स नंबर्स मेरे पास यहाँ आए हुए हैं। एज आई सेड ये बहुत अच्छी क्वालिटी के पोल्स, एकदम शुरुआती। मैं क्यों कह रहा हूँ बहुत अच्छे को, मैं ये भी थोड़ा दर्शकों को समझ, मैं क्यों कह रहा हूँ अच्छे क्वालिटी के पोल्स नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये अच्छे क्वालिटी के पोल्स नहीं है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पोल्स जो हैं वो ट्रम्प पे असैसिनेशन अटेम्प्ट के पहले के किए। समझ गया, ठीक है। ये 6 पोल्स का मैं पोल्स ऑफ पोल्स की डेटा आपको बता रहा हूँ, यानी 6 पोल्स का एवरेज है, जिसमें से सिर्फ एक ही पोल ऐसा है जो ट्रम्प के असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद किया गया था। बाकी जो 5 पोल्स हैं असैसिनेशन अटेम्प्ट के पहले किए गए थे, लेकिन फर्स्ट डिबेट के बाद किए गए थे, यानी जिसमें बाइडन जो है फ्रीज कर गए, उस डिबेट के बाद किए गए थे। उस पोल ऑफ पोल्स का नंबर जो है वो डेड हीट है, 48 फॉर ट्रम्प एंड 47 फॉर कमला हैरिस। चूंकि ये 1% इज विद इन द मार्जिन ऑफ एरर, तो इसको डेड हीट माना जाता है, इवन दो 1% जाता है, पर इसको डेड हीट। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, ये उस असैसिनेशन अटेम्प्ट से पहले का पोल है, तो ये जाहिर सी बात है इसको बहुत पुअर क्वालिटी, अभी इसको हम पुअर क्वालिटी में ही मानेंगे। असली पोल्स जो हैं वो अब जब होंगे वो आएंगे, इस हफ्ते से जो पोल होने लगेंगे, जो ट्रैकिंग पोल से खासकर देखिए, जो पोल्स जो 6 पोल का एवरेज मैं बता रहा हूँ, इसमें सीबीएस, एनबीसी, फॉक्स, एनपीआर, सारे बड़े नाम अमेरिका के हैं, और ये बैलेंस है। देखिए इसमें एनबीसी, सीबीएस और एनपीआर प्रो डेमोक्रेट है, तो रैमसिम्पसन और फॉक्स जो है वो प्रो रिपब्लिकन्स है। तो उस लिहाज से मैं इसको बैड पोल नहीं कर रहा हूँ। बैड पोल इसलिए कह रहा हूँ कि इसने एक लेटेस्ट इंसिडेंट को फैक्टर इन नहीं किया है, करेक्ट, इसलिए ये बैड क्वालिटी पोल है। एक चीज। दूसरी, कल हम बात कर रहे थे कि वीपी पिक अब कौन होंगे, ये वीपी तो पी हो गई, अब वीपी तो वीपी पी हो गई, तो अब वीपी कौन है? तो अभी जो कल हम एक बात कह रहे थे कि अगर आपको
होल गैमट ऑफ डेमोग्राफी कवर करना है तो आपको व्हाइट मेल लेना पड़ेगा, ठीक है। और आज मैं कुछ डिबेट सुन रहा था वहाँ के टीवी चैनल पर, वो भी यही इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि कायदा तो यही कहता है कि आपको अब एक व्हाइट मेल लेना पड़ेगा। तो ये कौन लोग हो सकते हैं? तो जाहिर है इसमें मैक्सिमम जो है गवर्नर्स हैं, जो कल भी हमने कही थी कि गवर्नर्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के। इसमें 2-3 नाम सबसे ज्यादा चल रहे हैं। एक तो पेंसिल्वेनिया स्टेट के जो गवर्नर हैं जोश शपीरो, उनका नाम काफी आगे चल रहा है। जूइश हैं एज द सरनेम सजेस्ट, और पेंसिल्वेनिया वही था जहां पर गोली कांड हुआ। हाँ, और कुछ सालों से वो एक तरीके से टॉस अप स्टेट बनता जा रहा है ना। पहले वो बिल्कुल ही ब्लू स्टेट था, लेकिन अभी कुछ सालों से रेड थोड़ा सा रेड की तरफ झुका है, तो टॉस अप में वो काउंट होता है। इसके अलावा जो है रॉय कूपर है नॉर्थ कैरोलिना के गवर्नर। इनके चांसेस इसलिए बन रहे हैं कि नॉर्थ कैरोलिना अभी पिछले कुछ इलेक्शन से, एक्सेप्ट फॉर जब ओबामा ने पहली बार जीता था, ये स्टेट रिपब्लिकन को वोट कर रहा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। हालांकि जाहिर है कि गुबर्नेटोरियल इलेक्शन में उसने डेमोक्रेट को वोट किया, तभी तो डेमोक्रेट गवर्नमेंट है। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक्सेप्ट फॉर जब ओबामा जीते थे पहली बार, इन्होंने रिपब्लिकन को वोट किया। तो हो सकता है कि इनको पिक किया जाए, क्योंकि इनको पिक करने से आप इस स्टेट को एश्योर कर रहे हैं। क्योंकि भाई अपने स्टेट से, वही वाली बात है ना, सही बात, कि अपने स्टेट से अगर वीपी बन रहा है तो बहुत सारे ऐसे वोटर जो रिपब्लिकन भी होंगे वो डेमोक्रेट को वोट करेंगे, क्योंकि भाई एजाज वाली बात है कि हमारे स्टेट से वीपी बन रहा है। तो वहां ये भी डिबेट चली कि क्या इनको बना दिया जाए। ये 15 वोट्स हैं उस स्टेट में, टोटल जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट है 15 है, गुड नंबर। तो एक वो भी बात चल रही है। इसके अलावा मिनेसोटा के गवर्नर हैं, उनका भी नाम आ रहा है। इलिनोआ के गवर्नर हैं, उनका भी नाम आ रहा है। लेकिन एज आई सेड, जो 4 नाम अभी तक सबसे ज्यादा आए हैं वो चारों व्हाइट मेल है, और जो जिसका आपको आभास भी था कि मतलब वो गणित को इसी तरीके से बिठाया जाएगा कि अगर आप प्रेसिडेंट एक वुमन ऑफ कलर को रख रहे हैं तो आपको वहां की राजनीति, खास तौर से जब आपके मुकाबले में ट्रम्प है, तो आप कैसे उसको नजरअंदाज कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हमारा ना तो पहला एपिसोड है अमेरिकन इलेक्शंस पर, और ना ही आखिरी होगा। इसके आगे भी लगातार जिस तरीके से बातचीत होगी वहां पर और एक्शन बढ़ेगा, हम लगातार और कार्यक्रम लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शाही साहब इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने। धन्यवाद।